हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक क्या है, नियोजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमने आपको 100 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आपने वो अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। कल परसों ही मैंने आपको वो क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज हम संगठन को जानेंगे। संगठन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम जानेंगे। आसान आसान शब्दों में हम इसे देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखिए, संगठन का अर्थ क्या होता है, समझ में आ रहा है। संगठन का अर्थ होता है समूह। समझ में आ रहा है कि संगठन क्या होता है, एक समूह होता है। ये क्यों बनाया जाता है, ये किसी कार्य को जो पहले ही उसका कार्य सोच लिया जाता है कि ये कार्य हमें करना है, पूर्व में निर्धारित वो कार्य कर लिया जाता है, सोच लिया जाता है। फिर उस कार्य को करने के लिए एक समूह बनाया जाता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। देखते हैं संगठन क्या है, व्यक्तियों का समूह होता है। क्या होता है संगठन, संगठन कोई अकेला, मैं अकेली हूँ, मुझे आप संगठन कहोगे, समूह कहोगे। जब 2-4 लोग हो जाएंगे तब वो क्या कहलाएगा, वो समूह होता है। वो संगठन क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को एकत्रित करना एवं उनके बीच कार्यों का बांटना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। किसी संस्था द्वारा, जो संस्था में जो निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसकी उद्देश्य उसको प्राप्त, उसके जो लक्ष्य बनाए हैं उसको प्राप्त करने के लिए क्या, लोगों को ढूंढना, उनका समूह बनाना, उनको एकत्रित करना और उनमें क्या, कार्यों को बांट देना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो एक ही कार्य को करेंगे। जो संस्था का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो सभी व्यक्ति कार्य करेंगे। तो ये क्या हो गया, अपनी संगठन की परिभाषा हो गई। हमने अर्थ जान लिया कि संगठन क्या होता है। अब कुछ वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार हम देखेंगे। आप इनके नाम जो है और इनकी परिभाषाएं जो है आप याद करना ही पड़ेगा आपको। क्या इनकी परिभाषाएं, इनकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि आप इसे ट्रिक से याद कर लो या क्या। आपको इनके नाम और इनकी परिभाषाएं, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषाएं दी थी, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए, प्रोफेसर ये हैने है, प्रोफेसर हैने के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, देखिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित, इकट्ठा करना, समायोजित करने के कार्य को संगठन कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि किसी निश्चित उद्देश्य, कोई निश्चित उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो उत्पादन, जो अपन उत्पादन कर रहे हैं उसके जो साधन है, उसका क्या, सर्वोत्तम ढंग से क्या करना, समायोजित करना। फिर उस कार्य को क्या कहा जाता है, उस कार्य को क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, प्रोफेसर हैने। देखिए, इन याद कर लीजिए आप, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से, आपको यहाँ से याद रख लेना है, उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के कार्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, संगठन कहा जाता है। अगले कौन है, अगले वैज्ञानिक हैं मैकफारलैंड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, संगठन का आशय निर्दिष्ट व्यक्तियों के उस समूह से है जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों का योगदान है। किससे है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने जो प्रयत्न है उनके योगदान से है। जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो क्या अपने अपने प्रयत्न से क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। ये परिभाषा दी थी मैकफारलैंड ने। ठीक है, देखिए अगले वैज्ञानिक कौन है, उर्विक ने क्या कहा है, देखिए, संगठन का अर्थ ये निर्धारित करना है कि किसी उद्देश्य या योजना को प्राप्त करने के लिए
क्या क्या क्रियाएं करनी आवश्यक हैं। क्या किसी उद्देश्य, कोई योजना या उद्देश्य हम बना रहे हैं तो उसके लिए क्या 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 क्रियाएं करना आवश्यक है, तथा इसको ऐसी श्रेणियों में विभाजित करना है जिनसे अलग अलग व्यक्तियों में सौंपा जाए। मतलब एक श्रेणी बनाना, उसमें एक जब अपन कोई कार्य करते हैं तो उसमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सभी व्यक्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में वो कार्य को क्या बांट देना, जिससे कार्य आसान भी हो जाएगा। तो इन्होंने यही बोला है। ठीक, ये किसने कहा था? उर्विक ने। इनको भी आप याद रखिए, ये भी बार बार आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी, इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है। अब कौन है? स्प्रिगल के शब्दों में देखिए, स्प्रिगल हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा था। संगठन किसी उपक्रम के विभिन्न घटकों के बीच संरचनात्मक संबंध होता है। क्या? किसी उपक्रम के विभिन्न घटकों के बीच, जो घटक होते हैं उनके बीच क्या संरचनात्मक जो संबंध होता है वो क्या इन घटकों के बीच में होता है। संगठन किसी उपक्रम के विभिन्न घटकों के बीच संरचनात्मक संबंध होता है। ये परिभाषा किसने दी है? स्प्रिगल ने। किसने? स्प्रिगल ने। तो इनकी परिभाषा भी आप याद करते चलिए। अब कौन है? चेस्टर बर्नार्ड। कौन? चेस्टर बर्नार्ड। संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों या फिर शक्तियों के सोचे समझे तालमेल की एक व्यवस्था है। क्या है? एक अकेला संगठन नहीं कहलाता, दो व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक किसी उद्देश्य के लिए वो कार्य करते हैं। संगठन क्या दो से या फिर दो हो सकते हैं संगठन में, या फिर हो सकते हैं अधिक। तो अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों जो वो कार्य कर रहे हैं, और वो शक्ति के सोचे समझे तालमेल। क्यों? आप जो उद्देश्य बनाते हो तो क्या आप पहले तो सोचते हो, फिर उसके लिए उद्देश्य बनाते हो ना। तो क्या सोचे समझे, यानी सोचे समझे, आप सोचे समझे का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो लक्ष्य है उनके लिए एक व्यवस्था है, जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक निर्धारित व्यवस्था है। देखिए, संगठन की हम विशेषताएं देखेंगे कि संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं। संगठन की विशेषताएं देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। क्या? दो या दो से अधिक व्यक्ति। संगठन में क्या एक व्यक्ति होता है? नहीं होता है बिल्कुल। संगठन में दो होंगे, मतलब कोई बिजनेस करते हैं तो अकेला कर रहा है वो तो अकेला ही कर रहा है, लेकिन अब वो पार्टनरी में कर लेगा तो उसे संगठन, दो संगठन में समूह में कौन कौन कितने लोग हो सकते हैं? एक नहीं होगा, दो हो सकते हैं या फिर दो से अधिक लोग हो सकते हैं। तो क्या इसकी विशेषता क्या है समूह की कि इसमें दो लोग होते हैं या फिर दो से अधिक लोग होते हैं। देखिए, संगठन केवल एक व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। क्या? ये एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। दो या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं उनके समूह को क्या कहेंगे हम? संगठन। और इन संगठनों का उद्देश्य अपने व्यवसाय या व्यापार में उन्नति और वृद्धि करना होता है। संगठन का उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय की वृद्धि करना। कोई समूह या संगठन क्यों बन रहा है? वो व्यवसाय की लाभ में वृद्धि करने के लिए, व्यवसाय की वृद्धि करने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए तो बन रहा है। तो क्या उसका उद्देश्य क्या होगा संगठन का? कि संस्था के लिए लाभ में वृद्धि करना, उसकी उन्नति में वृद्धि करना। देखिए, अगला क्या है? निश्चित उद्देश्य होना। क्या संगठन बिना उद्देश्य के बन जाता है? क्या कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है उसके लिए इतने तालमेल जो इतना सब कर लेंगे कि लोगों को इकट्ठा कर लिया? पहले तो एक लक्ष्य, एक जो उद्देश्य है वो तो बनाना पड़ेगा ना संगठन के लिए। देखिए, संगठन बनाने के पूर्व किसी निश्चित उद्देश्य का निर्णय करना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य बनाए संगठन का क्या है? कोई महत्व नहीं है। क्या महत्व है क्या कोई संगठन का? बताइए। अगर बिना काम के हम मिल जाए, बिना काम के संगठन बन जाए तो वो क्या है? कोई महत्व, कोई लाभ का, कोई काम का ही वो नहीं है संगठन। इसलिए संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो
क्या होता है, संगठन में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तभी वो क्या संगठन एक बनाया जाता है। देखिए अब क्या है, लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना। संगठन करते हैं आप, तो जब संगठन बनाते हैं तो क्या उसमें लक्ष्य का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। संगठन ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बन जाए। संगठन का कोई जब उद्देश्य बनता है कि कोई अपन को बिजनेस खोलना है, कोई का उद्योग खोलना है, तो उसमें क्या किसका उद्योग खोलना है, कोई क्या व्यवसाय खोलना है, कौन सी फैक्ट्री डालनी है, किधर डालनी है, ये सब क्या होता है पहले ही से क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है कि पहले से ही सब कुछ फिक्स हो जाता है कि ये यहाँ पे बनना है, ये बनना है ना। तो उस उद्देश्य को पूरे करने के लिए क्या फिर संगठन को बनाया जाता है। तो ये संगठन की क्या है विशेषता, लक्ष्य का क्या है पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाता है। देखिए संगठन बनाने के पूर्व हमें लक्ष्य चुनना चाहिए। क्या संगठन बनाने के पहले हमें, संगठन बाद में नहीं बनता, संगठन बाद में नहीं बनता, लोग जुड़ जाते हैं, पर संगठन जो बनता है स्टार्टिंग में वो क्या होता है, लक्ष्य को बनाने के बाद ही संगठन होगा। लक्ष्यों का पूर्व निर्धारित होना अति आवश्यक है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया जाए। क्या जब लक्ष्य ही नहीं है तो संगठन का क्या मतलब, संगठन कैसे बनाएंगे, कैसे अगर आपका कोई उद्देश्य कोई लक्ष्य होगा तो आसानी से क्या होगा, आसानी से संगठन बन जाएगा। अतः संगठन के पहले लक्ष्य का निर्धारित करना आवश्यक है। संगठन से पहले क्या होता है, लक्ष्य को आपको बनाना चाहिए। व्यक्तियों का समूह होना। क्या व्यक्तियों का समूह होना। संगठन में क्या होता है, संगठन मैंने अभी आपको बताया कि एक जना नहीं होता है, क्या होते हैं अनेक जने इसमें होते हैं। व्यक्तियों का क्या ये समूह होता है। संगठन किसी पशु पक्षी या अन्य प्राणियों का समूह संगठन नहीं कहलाता। अब बताइए पक्षी बैठे हैं बहुत सारे, तो क्या वो संगठन दिख रहा है आपको, संगठन है? या फिर बहुत सारे जानवर लोग हैं वो बैठे हैं, तो आपको क्या वो संगठन नज़र दिख रहा है? उनमें दिमाग है कुछ, वो सोचने समझने की उसमें शक्ति है? नहीं होगी। जो क्षमता, जो सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो किसके अंदर होती है, वो तो इंसान के अंदर ही होती है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, विवेकशील होता है, उसमें बुद्धि होती है, वो विवेकशील होता है, वो क्या और वो हमारी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकता है और कार्य कर सकता है। आप क्या कर लो, व्यक्तियों का समूह बताया है इसमें, आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी जानवर ले लो, वो संगठन वो क्या आपके लक्ष्य को पूरा कर देंगे? नहीं करेंगे। क्या चाहिए होगा आपको व्यक्ति चाहिए होंगे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, है ना। कोई जानवर या पक्षी वगैरह आपके उद्देश्य को पूरा वो नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सोचने समझने की क्षमता होती ही नहीं है। तो क्या होता है, इंसान समझ भी सकता है, आप जो उसे कार्य दोगे तो वो समझेगा भी, उस कार्य को फिर अच्छे से वो करेगा भी। ठीक, संगठन में नेतृत्व का होना। संगठन में क्या होता है, नेतृत्व होता है। ऐसे कुछ बहुत बड़ा अगर व्यवसाय है तो उसमें अलग अलग छोटे समूह होते हैं, उनमें क्या अलग अलग को एक मैनेजर बना दिया जाता है उसमें कि तुम इस संगठन की देखरेख करोगे, सही लोगों से कार्य कर रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति के अंडर में वो काम हो रहा है सारा, तो क्या वो नेतृत्व करता है वो ना संगठन के लोगों का। देखिए संगठन में किसी एक व्यक्ति का उच्च पद होना चाहिए। बताया आपको कि उसे मैनेजर वगैरह उसे पदवी, उसे उच्च पद उसे देना चाहिए, जिससे क्या वो नीचे के जो लोग कार्यरत जो लोग हैं उनके उद्देश्य जो होंगे उनके प्रति क्या उनको जागरूक कर सके कि आपको ये कार्य करना है ना। उनको कार्य बांट सके, कार्य आवंटन अच्छे से कर सके, वो सही से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उनको देख सके। क्या एक उच्च पद का होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बिना किसी नेता या उच्च पदाधिकारी के लक्ष्य की प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। समूह के जो छोटे लोग जो समूह में जो कार्य कर रहे हैं, अगर उनमें कोई एक देख रेख करने वाला ही नहीं होगा तो वो तो अपनी मनमानी ही करेंगे।
जब अपन को, जब टीचर वगैरह, आपको याद होगा जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर वगैरह आती थी, उनके सामने ही जो बड़ी हैं वो, तो उनका पद बड़ा है और फिर अपन उनके सामने चुप बैठे रहते थे। जैसे ही वो बाहर चली जाती थी तो अपन क्या करने लगते थे, और हम करने लगते थे। तो ऐसे ही होता है संगठन में भी, अगर वो उसकी देख रेख में हो रहा है वो काम, वो संगठन के जो लोग हैं वो उसकी देख रेख में कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य अच्छे से करेंगे, है ना। और वहीं अगर आप उच्च पद उसका नहीं बनाओ, उच्च पद ना रखो, तो क्या होगा, अपनी मनमानी करने लगेंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे। इससे क्या लक्ष्य प्राप्त होगा? आपको नहीं होगा। संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, संगठन क्या है? एक प्रक्रिया। संगठन एक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें कुछ लगातार कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं। जो संगठन होता है वो रुकता नहीं है कि ये कार्य कर रहा है बस वही वही चल रहा है कि रुक गया, ये कार्य पूरा हो गया कि बैठ रहे हैं बस बैठने लोग आ रहे हैं, समूह बना लिया और लोग बैठे हैं आराम से, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, संगठन में जो लोग छोटे छोटे विभाग जो बनाए जाते हैं, है ना, तो उनमें क्या है, लगातार क्रियाएं होती रहती हैं। संगठन क्या है? एक प्रक्रिया। इसकी विशेषताएं हम देख रहे थे। संगठन क्या है? एक प्रक्रिया, ये निरंतर चलती रहती है। जैसे देखो, क्रय विक्रय है, सामान खरीदा जाता रहता है, कच्चा माल होता है वो खरीदते रहते हैं। विक्रय, जो चीज़ें उत्पादन हो रहा है तो उसमें बिच रहा है ना। विपणन, मार्केटिंग हो रही है, इसकी समन्वय, है ना, संदेश वाहन, ये सब क्या है, क्रियाएं चलती रहती हैं लगातार, ये रुकती नहीं है। अब देखिए, अपन ने संगठन बना लिया, संगठन के कुछ उद्देश्य भी तो होंगे कि क्यों ये संगठन बनता है। तो हम क्या देखेंगे, संगठन के अब उद्देश्य देखने वाले हैं कि क्यों ये संगठन बनाया जाता है, क्या इसका अर्थ है, देखते हैं। पारस्परिक नियंत्रण, पहला क्या है, पारस्परिक नियंत्रण। आपको अभी बताया मैंने, जो ग्रुप है, जो संगठन है, उसमें जो उच्च पदाधिकारी होगा, और जो उच्च पद पे जो होगा वो क्या होगा, वो सबको देखता है। साथ ही वो तो देखेगा ही, अगर उसकी गैर मौजूदगी में जो लोग संगठन में कार्य कर रहे हैं, अगर एक संगठन में लोग कार्य कर रहे हैं तो वो देखेंगे, उनको अपन को उनका डर रहेगा। क्यों रहेगा? वो कि शिकायत ना कर दें, है ना, शिकायत ना कर दें कि वो काम ही नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होता है, इसमें मनमानेपन का कोई स्थान नहीं रहता कि मैं कब काम करूँगा कब नहीं करूँगा, ये उसकी मर्जी नहीं रहेगी। जब संगठन होगा तो क्या होगा, पारस्परिक नियंत्रण, मतलब जो लोग कार्य कर रहे हैं, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, उनका एक दूसरे के प्रति क्या होगा, कंट्रोल रहेगा कि तू कार्य क्यों नहीं कर रहा, तू काम क्यों नहीं कर रहा, तू क्यों बैठा है, तू ये कार्य क्यों नहीं कर रहा, ऐसा रहता है। तो क्या होता है, पारस्परिक इनमें कंट्रोलिंग इसमें रहती है। अब क्या है अगला, उचित कार्य विधियों की स्थापना। उचित कार्य विधियों की, उचित कार्य प्रविधियों की, संगठन के कारण कार्य की उचित प्रविधियों की स्थापना एवं उनके अनुसार आचरण संभव हो जाता है। किसके कारण? संगठन के कारण क्या होता है, जो कार्य होता है उनकी उचित, संगठन में लोग काम करेंगे तो उनके लिए एक अच्छी विधि, एक उचित विधि का क्या होता है, स्थापना होती है। फिर उनके अनुसार उनका जो आचरण होता है वो कैसा हो जाता है, संभव हो जाता है। समय और प्रयत्नों में मितव्ययिता। मितव्ययिता क्या अर्थ क्या हो गया, कम लागत, कम खर्चा। मितव्ययिता मतलब कम खर्चा, समय भी कम लग रहा है, प्रयत्न भी, उसमें मितव्ययिता आ रही है। अब जैसा आपने तो देखा होगा, सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, एक से भले दो, दो से भले तीन। कैसे? अब एक अकेला कार्य करेगा तो क्या होगा, उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, उसमें प्रयत्न भी उसको ज़्यादा करने रहेंगे। अगर वही कार्य अगर पूरे समूह में बट जाए, पूरे कार्य
अगर पूरे व्यक्तियों में छोटे छोटे जो कार्य हैं वो लोगों में बट जाएं तो इससे क्या होगा, समय भी कम लगेगा। क्यों, बुक अलग अलग जो कार्य हैं वो क्या है, बढ़ चुके हैं, प्रयत्न भी उसमें कम लगेगा। देखिए उत्पादन में क्या होता है, मितव्ययिता के साथ संगठन करता समय और प्रयत्नों में भी मितव्ययिता प्राप्त करने का प्रयास करता है। बता दिया मैंने आपको कि जब पूरे संगठन के लोग अलग अलग उनको कार्य बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, समय की बचत होती है, उनमें मितव्ययिता आती है। श्रम व पूंजी के मधुर संबंधों की स्थापना। क्या, श्रम और पूंजी। श्रम क्यों, कौन हो गया, श्रमिक। पूंजी कौन हो गया, जो बड़े बड़े लोग कार्य करते हैं ना, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, वो जो उच्च पद पे काम कर रहे हैं। ठीक, इनमें क्या, श्रमिक और जो ऊंचे जो काम देख रहे हैं उनमें क्या मधुर संबंध बना रहता है। अगर उन्हें मधुर संबंध बनेगा तो क्या होगा, उत्पाद वो जो श्रमिक वर्ग है वो काम कैसे अपने मन से करेगा, उसमें जोश आएगा काम करने का कि वो हमसे जो ऊंचे पद पर हैं वो क्या है, हमसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से सब कुछ हमें अच्छे, मतलब ऐसा नहीं कि उनसे गलत व्यवहार नहीं करते कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आप छोटे श्रमिक हैं तो उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करें, तो वो क्या है, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। देखिए संस्था में प्रबंधक श्रम एवं पूंजी के मध्य संघर्ष के स्थान पर मधुर संबंधों की स्थापना करने का बताया। मधुर संबंध, जो श्रमिक हैं और जो ऊंचे पद पर जो कार्य कर रहे हैं वो जैसे सीईओ वगैरह हो गया और इससे संचालक मंडल, इनमें क्या है, इनमें मधुरता के संबंध बने रहना चाहिए। जो श्रम और पूंजी, इसी को क्या श्रम और पूंजी कहते हैं, इनमें क्या मधुर संबंध बने रहेंगे। तो इससे क्या होगा, वो कर्मचारी जो श्रमिक वगैरह है वो कैसे कार्य लगन से करेगा। क्यों, अगर आपसे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है तो आपको कितना बेकार लगता है। कोई ऊंचे पद पर है, अगर आप नीचे पद पर हो, अगर वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो आपको क्या अच्छा लगेगा, कार्य करने में, आपको काम करने में आपको मन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरह क्या, मधुर संबंध से क्या होगा, काम आपका ज़्यादा होगा, वो लगन से, पूरी लगन से जो है श्रमिक कार्य करेगा। सेवा भावना जागृत करना। क्या, सेवा भावना जागृत करना। संस्था का क्या उद्देश्य है, लाभ कमाना, पर साथ ही क्या, सेवा भावना भी इसमें वर्ड होना चाहिए। सेवा भावना भी एक इसमें होना चाहिए। देखिए प्रत्येक व्यावसायिक संस्था लाभ कमाने के लिए क्या स्थापित की जाती है। कोई व्यवसाय फालतू तो नहीं खोल लेता, कोई व्यवसाय फालतू तो नहीं करता, क्यों करता है, वो लाभ कमाने के लिए करता है। परंतु प्रभावशाली संगठन में लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहकों और समाज के प्रति सेवा भावना पर भी बल दिया जाता है। ग्राहकों को कुछ सेवा, जैसे उनको अच्छी किस्म की चीज़ें, उनके साथ अच्छा व्यवहार, है ना, इन पर क्या है, इसमें बल दिया जाता है। वो सोचेंगे, एक जना आपकी दुकान से सामान लेके गया और उसको चीज़ भी बढ़िया लगी और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा। देखिए दुकानदार आपसे कितने अच्छे से बात करते हैं तो आप उनके पास दोबारा जाते हो। अगर वो जो दुकानदार होगा, अगर वो आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करेगा, बदतमीजी से बात क्यों करेगा वो, मतलब वो करता है क्यों, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अपन सामान लेने गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्या उसमें आप उस दुकान पे दोबारा नहीं जाओगे, क्यों, वो दुकानदार तो आपसे अच्छे से बात करता ही नहीं है, उस पर नहीं जा रहा है। अगर वहीं भले उसकी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, वहीं अगर आप ऐसी दुकान पे जाओगे जहाँ पर क्या जो दुकानदार होगा और जो ग्राहक से क्या उसको अच्छी सेवाएं प्रदान करे, तो क्या इससे मधुर संबंध स्थापित होते हैं। सेवा भावना एक सेवा भावना क्या जागृत होती है। इस पर क्या संगठन में क्या होता है, एक सामाजिक जो
जो उत्तरदायित्व मैंने आपको पढ़ाए थे उनके लिए क्या प्रोत्साहन करते हैं, किसके, समाज के लिए और ग्राहकों के लिए सेवा भावना। इसमें क्या सेवा भावना पर बल दिया जाता है। अगला क्या है, उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये उद्देश्य पढ़ रहे हैं हम। सबसे क्यों संगठन क्यों बना है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तो ये अपन ने संगठन का निर्माण किया था। जी देखिए, उपक्रम के दीर्घकाल एवं अल्पकालीन सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन की व्यवस्था जो है की जाती है। चाहे व्यवसाय दीर्घकालीन हो, अल्पकालीन या मध्यकालीन, किसी भी तरीके का हो, उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्या कर सकते हैं, संगठन की व्यवस्था वो कर सकते हैं। समाज का जीवन स्तर ऊंचा होना, समाज का जीवन स्तर ऊंचा होना। संगठन के लोग कम कीमत पर, देखिए पहले आप, न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना। जब व्यवसाय में या कोई फैक्ट्री में कम लागत पर क्या होगी, चीज़ों का उत्पादन होगा। चीज़ों का उत्पादन संगठन के लोग हैं, संगठन में वो क्या करेंगे, न्यूनतम लागत पर वो जो उत्पादन है उसको ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा, समाज का जीवन स्तर ऊंचा होगा। कैसे, उनको पैसे उन्हें कम देने पड़ेंगे, उनको चीज़ क्या है, सस्ती मिल जाएगी। जब यहाँ पे न्यूनतम लागत लगी है तो चीज़ जो है ज़्यादा की नहीं, सस्ते में ही उनको मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, समाज का जीवन स्तर ऊंचा होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि, संगठन का एक उद्देश्य क्या भी है, कार्य क्षमता में वृद्धि करना। क्या बताया था, 1 से भले 2 और 2 से भले 3। जब वही व्यक्ति वही कार्य को एक जना करेगा तो वो क्या कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, वो बहुत टाइम ले लेगा। वही कार्य को अगर 2 जने 4 जने या पूरा जो संगठन है, पूरे लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं संगठन में, अधिक लोग, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे कार्य को आवंटित बांट लेंगे। इससे क्या होगा, कार्य क्षमता में जो है उसकी वृद्धि हो जाएगी। देखिए, संगठन के प्रकार या कदम हम पढ़ेंगे। संगठन के प्रकार या कदम कि किस तरीके से ये संगठन किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, संगठन क्यों बनाएंगे हम, सबसे पहले तो हम उद्देश्यों का इसमें निर्धारण करते हैं कि क्यों ये संगठन बनाया जा रहा है, क्यों इसमें क्या उद्देश्य इसके होना चाहिए, क्या लक्ष्य इसका होना चाहिए, तभी तो अपन ने क्या किया है, संगठन का निर्माण किया है। संगठन प्रक्रिया का प्रथम कदम संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। संगठन प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है, संस्था के उद्देश्यों का क्या निर्धारण करना कि क्या करना है, कौन सा व्यवसाय करना है, या फिर कौन कौन से कार्य किस किस को बांटने हैं। लक्ष्य यानी कि पूर्व में ही लक्ष्य को निर्धारित कर लेना। अगला क्या है, कार्यों को परिभाषित करना। कार्यों को परिभाषित करना, कौन सा काम है, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। मतलब पूरी तरीके से जितने भी कार्य हैं उन सबको क्या परिभाषित कर देना कि ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य किसको दिए जाना चाहिए। अभी आवंटन नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कार्यों को परिभाषित करना कि इसमें क्या क्या कार्य रहेगा। कार्यों को परिभाषित करते समय संस्था द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को परिभाषित किया जाता है। देखिए, जब कार्यों को परिभाषित करते हैं तो कोई भी संगठन होगा, संगठन में सबसे पहले तो वो कार्यों को परिभाषित ही करेंगे ना कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है तो इसके लिए ये कार्य होना चाहिए। कोई भी संगठन उसको बताओगे आप कि हमारा ये लक्ष्य है और इसके लिए हमने ये संगठन बनाया है, तो ये कार्य है हमारे, या हमारी फैक्ट्री में ये कार्य होते हैं।
आप उसे बताओगे। जैसे आप कोई कपड़ा उद्योग खोलोगे तो इसे बताओगे कि कौन क्या करेगा, कौन कपड़ा वगैरह बनाएगा, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन कच्चा माल खरीद के लाएगा। तो हमारे में क्या कच्चा माल खरीदा जाता है, ये कार्य उसमें किया जाता है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो क्या इसमें क्या होता है, कदम दूसरा कदम क्या है, कार्य को क्या करना, परिभाषित करना। अब क्या है, कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन। क्या, कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन। अपन ने कार्य समझ लिए कि हाँ ये संगठन क्यों बनाया गया है, ये व्यवसाय का क्या लक्ष्य है और संगठन किस लक्ष्य क्या है, क्या कार्य किसको करना है। अब इसमें क्या है, क्या कार्य किसको करना है, कर्मचारी जो होंगे, जो कर्मचारी होंगे उनके मध्य कार्य का विभाजन करना कि ये कार्य तुम करना, ये कार्य तुम करना, मतलब अलग अलग कार्य को अलग अलग लोगों में बांट देना। क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करने के उपरांत अगला कदम है कार्यों का कर्मचारियों के मध्य विभाजन करना कि कौन सा कार्य किसको करना है। कार्य विभाजन में कर्मचारियों की रुचि, शारीरिक क्षमता, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुमान आदि को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब कर्मचारी है, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, उस हिसाब से उसे अकाउंटिंग वगैरह को उसे कार्य जो इतनी उसकी इतनी उसकी एजुकेशन नहीं है और उसे अकाउंटिंग का काम दे दिया, वो सही से नहीं कर पाएगा। शारीरिक क्षमता, जो मतलब उसकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है और उसे आपने ज़्यादा काम करने को दे दिया, ये भी बेकार है, फिर वो अगले दिन काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो क्या, शारीरिक क्षमता और कर्मचारियों की रुचि, किस कार्य में उनकी रुचि है उसको भी क्या ध्यान में रखा जाता है। कार्य अनुभव आदि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कर्मचारियों के मध्य कार्य को तो अपन बांटते ही हैं संगठन में, पर उनकी साथ साथ देखना कि कर्मचारी की योग्यता कितनी है ना, उनकी रुचि कितनी है, शारीरिक क्षमता, इन सबको क्या देखना, फिर कर्मचारियों के मध्य कार्य को बांटना। अगर वो सही से इस काम नहीं कर पाएगा तो क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे, आपको उद्देश्य जल्दी से प्राप्त नहीं होंगे। देखिए समन्वय, सबसे आखिरी काम समन्वय। जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं अगर उनमें समन्वय नहीं रहेगा, कोई कार्य सही से हो पाएगा, उनमें झगड़े ही होते रहे, झगड़ा हो रहा है उनमें, क्या मतलब का संगठन में क्या होना चाहिए, एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, एकजुट होकर काम करने की एक लगन होनी चाहिए कि एक संगठन है, एक समूह है तो इस समूह के रूप में ही कार्य करें, अलग अलग भगने की प्रक्रिया ना इसमें करें। देखिए संगठन संरचना का क्या है, अंतिम प्रक्रिया है। संगठन क्या है, संरचना की, समन्वय क्या है, संगठन की अंतिम प्रक्रिया। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, जो भी विभाग होते हैं अलग अलग कार्य को करने के लिए विभाग बना दिए जाते हैं, उनमें क्या समन्वय स्थापित करना। अगर समन्वय ही नहीं होगा तो क्या कोई कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे कि उपक्रम के समस्त विभाग एकजुट होकर संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रयत्नशील हो सकें। जब सब लोग एक साथ कार्य करेंगे, उनमें समन्वय अच्छा होगा, तो जो संस्था के लक्ष्य हैं वो आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे और जल्दी और अच्छे से प्राप्त जो लक्ष्य हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। किसके कारण, अगर समन्वय अच्छा होगा। क्या है, अब क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करना। जो क्रिया है उनको क्या करना, एक श्रेणी में बांधना, एक श्रेणीबद्ध करना। समान प्रकृति अथवा संबंधित क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाता है। जो समान प्रकृति है या जो संबंधित क्रियाएं हैं, मतलब एक से रिलेटेड एक जो क्रियाएं हो रही है, जो काम है, उसका क्या करना, उनको श्रेणी में बांधना, श्रेणीबद्ध किया जाता है
क्रियाओं के श्रेणीबद्ध करने से विभागों तथा उपविभागों का निर्माण होता है। जब उसमें कार्य जब एक लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता है तो विभाग तो रहते ही हैं, फिर उपविभागों का निर्माण भी, अगर ज़्यादा बड़ा व्यवसाय होगा तो उपविभागों का निर्माण उसमें हो जाएगा। क्या है अगला? अधिकारों का प्रत्यायोजन। अधिकारों का भी क्या आयोजन होना चाहिए। अगर आपने किसी को काम करने का उत्तरदायित्व अगर उसका बनता है कि उसे दिया है आपने काम करने का, तो उसको क्या है, कुछ अधिकार भी उसे दिए जाएं। क्या? उत्तरदायित्व और जो अधिकार है उनको क्या साथ साथ में चलना चाहिए। किसी के पास अगर उसका उत्तरदायित्व है, किसी कार्य को करने का उसके पास उत्तरदायित्व कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, तो अगर उसको आपने अधिकार नहीं दिया तो वो उत्तरदायित्व किसी काम का नहीं है। क्यों उसकी कोई सुनेगा? कोई कार्य अगर वो कर रहा है क्यों सुनेगा जब उसके पास कोई अधिकारी नहीं है। कर्मचारियों के मध्य कार्य वितरण द्वारा उन्हें कार्य संपादन व उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व के अनुरूप अधिकार भी कर्मचारियों को सौंपे जाने चाहिए। यानी क्या? उत्तरदायित्व तो उन्हें देते ही हैं, अगर उत्तरदायित्व और कार्य उन्हें सौंप दिए हैं तो उन्हें बराबर रूप से उन्हें अधिकार भी उस कार्य के प्रति देना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का एक महत्व होता है, संगठन का भी महत्व है। अपन संगठन का अब महत्व पढ़ने वाले हैं। संगठन का महत्व क्या होता है? महत्व, लाभ या फिर गुण। ठीक है। विशिष्टीकरण का लाभ क्या होता है? विशिष्टीकरण कार्य लोगों जो विशिष्ट है उसमें क्या है, विशिष्ट लोगों को वो कार्य बांट दिए जाते हैं। क्या? विशिष्टीकरण। संगठन में अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग योग्यता है, तो क्या हुआ, जिसके पास जो योग्यता होगी, जिसके पास जो योग्यता है उसको उसी प्रकार का कार्य रहता है, तो वो क्या उस कार्य के प्रति कैसा योगदान देगा, वो बहुत अच्छा कार्य करेगा। क्यों? उसमें वो विशिष्ट है, उस कार्य में वो अच्छी योग्यता रखता है, विशिष्टता उसकी अच्छी है। श्रेष्ठ संगठन विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। श्रेष्ठ संगठन क्या करता है? जो उस कार्य के लिए विशेषज्ञ है, जो कार्य है उसको क्या वो अच्छी तरीके से कर सके, ऐसे व्यक्ति संस्था में लाए जाते हैं। श्रेष्ठ संगठन क्या विशेषज्ञों को नियुक्त करता है जो विभिन्न कार्यों को अधिक दक्षता से संपन्न कर सकते हैं, जो कार्य जो होगा उसको क्या अच्छे से कर सकें। इससे कुशलता में वृद्धि होती है तथा विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जब कोई चीज़ उसे आती है, अगर वो कार्य करेगा, इससे क्या होगा, कुशलता में वृद्धि होगी और विशिष्टीकरण को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, इसे विशिष्ट कार्य होगा। अगला क्या है? कार्य संबंधों में स्पष्टता। जो कार्य के संबंध है उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। संगठन कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करता है। क्या? संगठन जो होता है कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब कि जो संगठन में जो लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग विभाग के जो लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए एक मैनेजर होगा, उसके लिए एक अलग मैनेजर होगा, तो वो क्या कर रहे हैं उसके लिए रिपोर्ट कौन देगा, कार्य कैसा हो गया, कैसा क्या कार्य चल रहा है, उसकी सूचना जो है एक जो मैनेजर बना होगा उसके लिए वो करेगा, सूचना उसको देगा। इसमें उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों के संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। जो उच्च पद पर जो मैनेजर है और जो नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें क्या होगा, वो सूचना वगैरह देंगे, तो इनमें क्या होगा, इसमें क्या बताया गया है, इससे उनके संबंध स्पष्ट होते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
एक कार्य को मतलब एक बड़े कार्य को छोटे छोटे विभागों में अगर आप बांट दोगे तो कार्य क्या होगा, संसाधन जो होंगे उनका क्या होगा, अनुकूलतम, अच्छे से उनका उपयोग होगा। संगठन प्रक्रिया में कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। पूरा जो काम है, जो कुल काम, जो पूरा काम है उसको क्या छोटी छोटी क्रियाओं में, छोटे छोटे क्रियाओं में उसको बांट दिया जाता है। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। एक ही कार्य को अगर एक जना करेगा तो मतलब पूरा बहुत सारी क्रियाओं को अगर एक ही जना करेगा तो वो कार्य सही से नहीं होगा। भाई अगर बहुत सारा कार्य छोटे छोटे लोगों में बांट दिया कार्य कर्मचारियों के लिए तो वहाँ क्या करेगा, संगठन में एक जो विशिष्ट कार्य है उसके लिए क्या करेगा, जो एक क्रिया है एक क्रिया पे क्या करेगा, एक ही कर्मचारी कार्य करेगा। अगर कोई क्रय विभाग है तो वो सिर्फ सामान ही खरीदेगा, विक्रेता विभाग है तो क्या वो सिर्फ सामान बेचेगा। जो लेखांकन विभाग है वो क्या करेगा, सिर्फ अकाउंटिंग देखेगा। तो ऐसे क्या छोटे छोटे कार्यों को एक ही कर्मचारियों को इसमें बांट दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो साधन होंगे उनका अनुकूलतम उपयोग होगा। प्रभावी प्रशासन। कैसा प्रशासन, प्रभावी प्रशासन। श्रेष्ठ संगठन से प्रशासन तथा प्रबंधन में उद्देश्य पूरे होते हैं। क्या श्रेष्ठ संगठन अगर होगा इससे क्या होगा, प्रशासन तथा प्रबंधन के उद्देश्य पूरे होते हैं। मैनेजमेंट जो कर रहा है उसके उद्देश्य पूरे होंगे और जो प्रशासन जो उच्च स्तर पर होते हैं प्रशासन तो क्या होगा, उनके उद्देश्य पूरे होंगे। संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। संगठन क्यों बनाया गया, लक्ष्य को पूरा करने के लिए। संगठन क्या है, एक प्रभावी प्रशासन लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। संगठन क्यों काम कर रहा है, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगला क्या है, परिवर्तन को अपनाना। व्यावसायिक पर्यावरण हमने देखा था, उसमें क्या था, जो पर्यावरण है वो एक जैसा नहीं रहता, वो कभी भी जो है चेंज हो सकता है। वो तकनीकी रूप से हो सकता है, बाज़ार में कोई फैशन वगैरह चेंज हो गया है ना, लोगों की रुचि चेंज हो गई तो क्या है, वो परिवर्तन, वातावरण क्या है वो परिवर्तन होता रहता है। आज ये फैशन चल रहा है, कल चलेगा नहीं चलेगा कोई पता नहीं है, मतलब नए नए फैशन आते जा रहे हैं ना। तो क्या इसमें परिवर्तन को अपनाना, उचित रूप से घने गई संगठन संरचना, उचित रूप से बनी गई संगठन संरचना कैसी होती है, लोचदार, की समय के अनुसार जैसे वातावरण में पर्यावरण में अगर चेंजेस हो तो क्या हो, वो अपने अनुसार अपने व्यवसाय को चेंज कर सकें कि लोगों की क्या सोच है। तो एक जो लोग कार्य कर रहे हैं, लोगों को क्या ज़रूरत है, वो जो पुरानी जो रीति चल रही है, पुराने जो काम चल रहा है, पुराना उत्पादन अगर हो रहा है तो लोगों की रुचि उनके हिसाब से वो कार्य कर सके। तो कैसी होती है, लोचदार होती है। जो ब्राह्मा वातावरण में परिवर्तनों, तकनीकी उत्पादों, बाजारों, साधनों से उत्पन्न कार्यभार से समायोजन की सुविधा देता है। क्या टेक्निकल चीज़ें आजकल बहुत आ रही हैं ना, बाज़ारों में मोबाइल की, नए मोबाइलों की अब तो मांग हो रही है ना, नए लैपटॉप की, कंप्यूटर्स की, टीवी की, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं उनकी मांग हो रही है आजकल बाज़ारों में। तो उनके अनुरूप अपने आप को ढालना, संगठन अपने आप को ढालेगा। तो क्या संगठन कैसा होता है, लोचदार, यानी परिवर्तन को वो अपनाता है। देखिए, कर्मचारियों का विकास। क्या, कर्मचारियों का विकास। अब कोई
कर्मचारी संस्था में, संगठन में वो कार्य कर रहा है, एक कर्मचारी है, वो वही कार्य को बार बार करेगा, क्योंकि वो एक कार्य के लिए चुना गया है, तो एक कार्य को क्या बार बार करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी योग्यता बढ़ेगी, उस कार्य के प्रति उस कर्मचारी की क्या योग्यता बढ़ेगी। तो क्या होगा, इससे कर्मचारियों का विकास होगा। क्यों? वो एक जो कार्य करेंगे उसमें क्या उनको योग्यता मिलेगी। स्वतंत्र एवं प्रभावी संगठन, क्या स्वतंत्र एवं प्रभावी संगठन कर्मचारियों में पहल शक्ति तथा सृजनशीलता सोच को प्रेरित करता है। वो कोई कार्य करेगा तो वो जो कार्य कर रहा है ना, तो वो ये सोचेगा ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो क्या पहल शक्ति, फिर वो जो ऊंचे जो उससे जो मैनेजर वगैरह उसको बताएगा कि अपन ये कार्य को इस तरीके से कर लें, तो क्या पहल शक्ति और सृजनशीलता उसकी सोच को उसमें प्रेरित करेगा। क्या होगा, इससे क्या होता है, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनका कर्मचारियों का विकास होता है। विस्तार तथा विकास। विस्तार तथा विकास, जो लोग संगठन या समूह में जो कार्य कर रहे हैं उनका क्या उद्देश्य है, व्यवसाय को बढ़ाना, उसका विकास करना। क्या उद्देश्य है, विकास तथा विस्तार। संगठन कार्य व्यावसायिक उपक्रमों को अपना आकार बढ़ाने, भौगोलिक क्षेत्र बढ़ाने, ग्राहकों व बिक्री तथा लाभ बढ़ाने में जो है सहायता करता है। कौन? संगठन के लोग। संगठन के लोग जो सामान बेचने जाता होगा तो वो क्या है, अच्छा जो उत्पादन वाला है वो अच्छा उत्पादन करेगा, बेचने जाएगा वो अच्छे व्यवहार से बात करेगा। तो इससे क्या होगा, व्यवसाय का वो लोग काम क्यों कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और व्यवसाय का क्या होगा, विस्तार होगा और विकास होगा। देखिए, संगठन की संरचना कैसी होती है, संगठन की संरचना, और या फिर कह लो इसे ढांचा। संगठन का ढांचा कह लो, कैसा होता है, ये मेरा ढांचा और ये संगठन का ढांचा। अपन देखेंगे संगठन का ढांचा कि किस तरीके का संगठन का ढांचा होता है। देखिए, जिस संगठन का जो संरचना या ढांचा होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसा? एक होता है इसमें कार्यात्मक संगठन ढांचा, एक होता है प्रभागीय संगठन ढांचा। अब हम इसको देखते हैं, अच्छे तरीके से इसको जानेंगे क्या होता है कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय संगठन ढांचा। देखिए, कार्यात्मक ढांचा। कार्यात्मक ढांचे की संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करके की जाती है। जो बड़े बड़े कार्यात्मक विभाग में, क्या कार्यात्मक ढांचे का अर्थ क्या हो गया, इसमें जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उसको छोटे छोटे विभागों में इसमें बांट दिया जाता है। कार्य को आप बांट दिया जाता है कि ये कार्य ये समूह करेगा, यानी अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं इसमें कार्यात्मक ढांचे में कि कौन सा कार्य कौन करेगा, कौन सा समूह, इस विभाग अलग अलग बना दिए तो ये कार्य ये विभाग करेगा। कुछ जैसे वित्त विभाग, विपणन विभाग, ये सब क्या है, अलग अलग विभाग हैं, ये कार्य को करते हैं। अर्थात समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक भाग में रखकर उन्हें समन्वयकर्ता या अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। एक विभाग बना दिया, जैसे अलग अलग विभाग हैं तो एक विभाग का क्या होगा, एक अध्यक्ष या मैनेजर जरूर होगा कि उसके समक्ष वो अपना कार्य जो है प्रस्तुत कर सकें, अपनी समस्या उसको बता सकें। तो क्या प्रत्येक विभाग का क्या होगा, अलग अलग एक अध्यक्ष होगा, उसके अधीन उस कार्य उस विभाग को अधीन कर दिया जाता है। देखिए कैसे, मुख्य
कार्यकारी अधिकारी या सीईओ। क्या क्या कार्य हैं इसके? इसके नीचे देखिए, उत्पादन विभाग, अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं अलग अलग को काम को करने के लिए। उत्पादन विभाग उत्पाद करेगा। विपणन विभाग, विपणन विभाग में क्या क्या आएगा? मार्केटिंग करना, है ना, सामान लाना, सामान कहाँ से लाना है, कच्चा माल किधर से लाना है, सामान को बेचना, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब किसके अंदर? मार्केटिंग विभाग। ये विपणन विभाग के अंदर आ जाएगा। वित्त विभाग, पैसे का लेखांकन वगैरह ये सब कार्य किस में होंगे? वित्त विभाग में। और सेवी वर्गीय, जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखना, उनको गाइड करना, सेवी वर्गीय विभाग हो जाएगा। ये सब होते हैं अलग अलग विभाग, किसके अंतर्गत होते हैं? सीईओ, एक उच्च अधिकारी होता है, उसके अंतर्गत, उसके अधीन क्या छोटे छोटे विभाग बना दिए जाते हैं, कार्यों को आवंटित बांट दिया जाता है। कार्यात्मक संगठन की विशेषताएं हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, पहला क्या है? प्रत्येक विशेषज्ञ का अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है। जैसे आपको बताया कि मैंने आपको बताया था कि एक जो उस कार्य के लिए वो विशेषज्ञ होगा तो उसका वो कार्य दे दिया जाएगा, उसकी योग्यता के हिसाब से कार्यों को बांटा जाता है इसमें। तो कार्यात्मक संगठन में क्या होता है? जो प्रत्येक विशेषज्ञ का अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है। जो उसके लिए, जो उस कार्य के लिए विशेषज्ञ है उसका कार्य अलग होगा, मतलब जो उसका विशेषज्ञ कार्य का वो काम करेगा, किसी और का विशेषज्ञ वो काम और करेगा, यानी छोटे छोटे इसमें विभाग बनते हैं। प्रत्येक विभाग कार्य पूरा करने के लिए उत्तरदायी रहता है। प्रत्येक जो विभाग है, प्रत्येक विभाग है वो उसको काम पूरा करना ही पड़ेगा। ये इसकी विशेषताएं, कार्यात्मक संगठन की विशेषताएं देख रहे हैं। प्रत्येक विभाग क्या कार्य पूरा करने के लिए दायी रहता है, उसे उच्च, जैसे आपको बताया सीईओ, इसको आपको कार्य बताना ही पड़ेगा, आपने क्या कार्य किया। प्रत्येक विभाग का क्या कार्य को पूरा करना इसमें रहता ही है। अधिकार का अंतरण या बहाव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ऊपर से नीचे की ओर, देखते हैं आगे। ऊपर से नीचे की ओर देखिए, क्या कहा इसमें, किसमें? कार्यात्मक संगठन में जो उत्तरदायित्व है वो क्या ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। कैसे? कंपनी के अंशधारी, जो कंपनी में पैसे वगैरह लगाते हैं, इन्वेस्टर कह लो, शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं। फिर संचालक मंडल, जो सारी क्रियाएं संचालित करते हैं। फिर प्रबंध संचालक, जो प्रबंध करता है। फिर महाप्रबंधक, फिर विभागीय प्रबंधक, अलग अलग विभागों को देखता है। फिर अधीक्षक, फिर फोरमैन, फिर श्रमिक। ये क्या है? ऊपर से आदेश जो है नीचे की ओर इसमें बहता है। देखिए क्या है अगली विशेषता। प्रत्येक कार्य का विभाजन भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। कार्यात्मक संगठन में क्या किया जाता है? छोटे छोटे विभाग बनाए जाते हैं, अलग अलग जो है विभाग बनाए जाते हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग विभाग बनाया जाता है। जैसे क्रय विभाग, विपणन विभाग, मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग ये विभाग होते हैं। विशेषज्ञ क्या करते हैं? स्वयं ही आदेश देते हैं तथा जो है निर्देश जारी करते हैं। विशेषज्ञ क्या करते हैं? इसमें स्वयं ही आदेश देते हैं और जो है निर्देश जारी करते हैं। अगला क्या है? प्रत्येक कार्य का प्रभारी विशेषज्ञ रहता है। क्या? प्रत्येक कार्य का जो प्रभारी होगा वो कौन होगा? विशेषज्ञ ही रहता है।
क्या उसका पूरा पूरा भार, पूरा एक जो कार्य है उसका पूरा भार किस पर आएगा, जो वो कार्य करने का विशेषज्ञ। क्यों, दूसरा तो वो कार्य कर नहीं सकता, क्यों, उसमें विशेषज्ञ ही नहीं है वो। तो क्या, प्रत्येक कार्य का प्रभारी विशेषज्ञ रहता है। प्रत्येक निर्णय लेने के पूर्व विशेषज्ञ की सलाह ली जाती है। प्रत्येक निर्णय लेने से पूर्व, जैसे संगठन में सभी लोग कार्य कर रहे हैं और उच्च पद पर, अगर उच्च पद पर जो मैनेजर वगैरह मैनेजर है वो अगर कोई निर्णय या कोई सलाह लेगा, वो किससे लेगा, वो उस कार्य पे कर रहे, उस विभाग पे कर रहे एक विशेषज्ञ कार्य को जो करता है ना वो विशेषज्ञ है, तो उससे क्या वो सलाह लेगा कि इसमें और क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें ऐड की जाएं या फिर नई नई तकनीक कौन सी अपनाई जाए। कोई कार्य करने से पहले वो विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं निर्णय लेने से पूर्व। देखिए इसके अब हम लाभ देखेंगे। लाभ गुण विशिष्टीकरण। क्या, विशिष्टीकरण, कार्य को विशिष्ट लोगों के हाथ में सौंपना। विशिष्टीकरण करना मतलब जो लोग उसके प्रति, जो उस कार्य के लिए विशिष्ट है वो क्या, उन विशिष्टीकरण क्या होता है, जो लोग विशिष्ट है उनको वो कार्य देना। अलग अलग उत्तरदायित्व बांट दिए जाते हैं, अलग अलग विभागों में जो है कार्य बांट दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, समन्वय की स्थापना होती है। अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं उनमें क्या समन्वय होगा, क्यों, उनमें मतभेद नहीं होगा, क्यों, वो विशेषज्ञ अपना अलग है, वो दूसरा अलग है, तो इसमें क्या होता है, समन्वय की स्थापना होती है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। कैसे होगी कुशलता, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, अब वो जो एक्सपर्ट है वो काम करने का वो अच्छा काम करेगा। विशेषज्ञ अपन ने रखा है संगठन में, तो वो क्या करेगा, कार्य को अच्छे ढंग से करेगा। सभी लोग अपने अपने कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे, क्यों, उस कार्य के प्रति वो क्या है, वो उस कार्य को विशिष्ट तरीके से वो विशेषज्ञ हैं, तो उससे क्या होता है, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। लोचशीलता, समय के अनुसार क्या इनमें परिवर्तन किया जा सकता है कार्यात्मक संगठन में, इसे लोच रहती है इसमें, तो क्या परिवर्तन करना इसमें आसान हो जाता है। अब देखेंगे हम प्रभागीय संगठन ढांचा। क्या होता है ये प्रभागीय संगठन ढांचा। प्रभागीय संगठन संरचना का अभिप्राय उस संरचना से है जिसके अंतर्गत विभिन्न निर्मित उत्पादों या भूभागों के आधार पर क्रियाओं तथा व्यक्तियों का सामूहिकरण कर दिया जाता है। ये उसके लिए ठीक है जहाँ पर बड़ा व्यवसाय हो, कहाँ पर, जहाँ पर बड़ा उत्पादन होता हो, जहाँ एक ही फैक्ट्री में क्या अलग अलग चीज़ों का उत्पादन हो रहा हो, अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होगा तो एक उत्पादन के लिए अलग विभाग, दूसरे उत्पादन के लिए अलग विभाग, तो उन क्रियाओं को, उन जगहों को, उनके आधार पर क्रियाओं तथा व्यक्तियों का समूहीकरण, यानी जो अलग अलग जो उत्पादन होगा उसके लिए जो क्रियाएं होंगी उसके लिए क्या अलग अलग व्यक्तियों के समूह बना दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, प्रभागीय संगठन ढांचा। अब हम देखेंगे औपचारिक संगठन किसे कहते हैं। क्या, औपचारिक संगठन क्या होता है। ये संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिसमें प्रत्येक स्तर के प्रबंधकों के अधिकारों, कर्तव्य व दायित्वों की सीमा निर्धारित होती है। औपचारिक संगठन में क्या होता है, उनके कुछ दायित्व होते हैं, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उनसे वो बाहर काम नहीं कर सकते। यही क्या होता है औपचारिक संगठन। जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होंगे उनमें क्या होगा, औपचारिक संबंध होते हैं एक दूसरे के प्रति। जो उनका संगठन है पढ़ाने का उनमें क्या औपचारिक संबंध होते हैं, उनके क्या होंगे कुछ नियम कायदे कानून उनके होते हैं। यही क्या हो गया अपना
औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन की अब हम विशेषताएं देखते हैं। औपचारिक संगठन की विशेषताएं। पूर्व नियोजन की प्राप्ति के लिए किसी संस्था द्वारा इस तरह का संगठन बनाया जाता है। पहले से प्लानिंग कर ली जाती है और फिर ये संगठन बनाया जाता है। जैसे आपको बताया, जी मैंने आपको ये पढ़ाया, ये क्या था, ये औपचारिक संगठन था। औपचारिक संगठन नियमों और कार्यविधियों पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक संगठन किस पे? नियम पर और कार्यविधियों पर आधारित होते हैं। इनमें क्या है, कुछ कार्य होते हैं वो करना ही होते हैं, जो नियम होते हैं वो उस पर आपको फॉलो करने ही होते हैं, और इनका क्या पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप इन नियम, इन विधियों का आप पालन नहीं करते हो तो। देखते हैं, औपचारिक संगठन के अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा करके कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। औपचारिक संगठन में क्या होता है, फॉर्मल तरीके से रहते हैं और वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि किसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से नियम कानून बनाए जाएंगे। एक नियम बना दिया तो वो बना दिया, अब किसी को कठोर लगे चाहे कैसा भी लगे, वहाँ का जो अनुशासन या नियम है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या व्यक्तिगत भावना, जो व्यक्तिगत भावना होती है उसको क्या अनदेखा करना पड़ता है। व्यक्तिगत भावनाओं को औपचारिक संगठन में नहीं देखा जाता है। कोई कंपनी वगैरह में आप जॉब करने जाते हैं, वहाँ लोगों का संबंध किस तरीके का होता है, उनका जो संगठन है वो औपचारिक संगठन है। किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा, उनका औपचारिक संबंध होगा। औपचारिक संगठन में अधिकार पद से जुड़े हुए होते हैं। औपचारिक संगठन में क्या होते हैं, जो अधिकार होते हैं पद से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपको बताया CEO, ये इनका क्या है, एक पद है, एक अधिकार, एक पद है। और क्या, इनका प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे की ओर इनका जो प्रवाह है वो होता है। मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर से नीचे की ओर जो प्रवाह होता है। आदेश जो है ऊपर से आते हैं और नीचे तक फिर वो चलते हैं। अगला क्या है, औपचारिक संगठन का मुख्य आधार कार्य विभाजन होता है। जब औपचारिक संगठन है, नियम कानून कायदे कानून इसमें है, तो इसमें क्या होगा, इसका मुख्य आधार क्या होगा, कार्य विभाजन। अलग अलग इसमें विभागों पर कार्य करते हैं लोग, कर्मचारी जो लोग हैं कर्मचारी कार्य करेंगे, उनको क्या अलग कार्यों का विभाजन हो गया। कार्यों का एक समूह, संगठन में एक संगठन ये कार्य करेगा, एक संगठन ये कार्य करेगा, और उन सब में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, औपचारिक होगा। तो मुख्य आधार इसका क्या हो गया, कार्य विभाजन। जहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि औपचारिक संगठन का मुख्य आधार क्या हो सकता है, क्या होता है, कार्य विभाजन। क्या होता है मुख्य आधार, कार्य विभाजन। इसमें लोचशीलता कम होती है। जो नियम ऊपर से बन के आ गए तो वो क्या चेंज हो सकते हैं, सब लोग बोलेंगे तब जाके कहीं ना कहीं अगर वो थोड़े बहुत चेंज होने होंगे तो हो जाएंगे, वरना इसमें जो नियम वगैरह बने होते हैं वो क्या, इसमें लोचशीलता का जो भाव है, जो लोचशीलता है, वो जो बदलने की जो कुछ क्षमता है, एक बार इसमें अनुशासन कठोर होता है, नियम इसमें कठोर होते हैं, वो एक बार बन गए तो बन गए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अनौपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन देखते हैं हम। देखिए अनौपचारिक संगठन वैसे देखें हम कि 4 लोग, आप अनौपचारिक संगठन को बनाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही बन जाता है। 4 दोस्त बैठे हैं, जो 4 दोस्त बैठे हैं वो उनका संगठन हो गया, किसी ने बनाया था,
नहीं बनाया था। ऐसे ही क्या होता है, औपचारिक संगठन को बनाया जाता है कि कोई कंपनी बनती है, कोई व्यवसाय खोलता है, उसमें फिर छोटे छोटे विभाग बनते हैं, फिर कार्य बंटते हैं, फिर उनमें औपचारिकता फॉर्मल तरीके से वो रहते हैं, तो वो औपचारिक संगठन हो गया। तो अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। ये दोस्ती यारी जो होती है वो अपन में जो दोस्त होते हैं, क्या अपन उनसे फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, लेकिन जो सर टीचर होंगे उनसे अपन फॉर्मल तरीके से अच्छे से बात करेंगे, है ना। एक सीमा रहती है काय में, औपचारिक संगठन में, और अनौपचारिक संगठन में कोई सीमा नहीं है, कुछ भी बोल लो। देखिए, अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना लोगों द्वारा नहीं की जाती। दोस्ती यारी जो है, तो क्या कोई सोच समझ के करता है? संगठन के कोई 4-5 लोग बैठ जाते हैं, सोच समझ के बैठते हैं? ये तो स्वयं हो जाते हैं, है ना। सामान्य हितों जे नहीं की जाती, बल्कि स्वतः ही सामान्य हितों और संबंध, रुचियों तथा धर्म के कारण हो जाती है। मंदिर गए हैं, वहाँ अपने धर्म के लोग मिल गए, आप भजन कीर्तन में लगे हो, आपका वो संगठन बन गया, है ना। आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ आपको रुचि है, और उसी चीज़ बहुत सारे लोग मिल गए, उनमें उनकी चीज़ की रुचि है, उस काम में रुचि है, तो क्या होगा, दोस्ती हो जाएगी। तो क्या एक ऐसा कैसा संगठन, अनौपचारिक संगठन, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं रहता, वैसे ही इसको बनाया जाता है। अगला देखते हैं इसकी विशेषताएं। अनौपचारिक ये विशेषताएं हम देख रहे हैं। अनौपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं? लक्षण, प्रकृति इसकी कैसी होती है? अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। इसका निर्माण कोई नहीं करता। 4 लोग बैठे हैं, दोस्त यारी, है ना, बातें कर रहे हैं, वो क्या किसी ने निर्माण किया था? नहीं किया था। ये क्या हो गया, स्वतः ही अपने आप इसका निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण क्या होता है, जानबूझकर नहीं किया जाता है। अब दोस्त यारी है, वो संगठन क्यों बनाएंगे फालतू में, जानबूझकर क्यों बनाएंगे? बन जाता है, ये जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा रुचियों के आधार पर स्वयं हुआ। ये चीज़ मुझे पसंद है, उसको भी पसंद है, तो इनसे क्या होगा, इससे संगठन बन जाएगा। कैसा? अनौपचारिक संगठन, जिसका कोई मतलब नहीं है, ना कोई लक्ष्य है इसका। इसकी हम दूसरी विशेषता देखते हैं। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संगठन से अभिप्राय है इसमें व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। दोस्त यार 5-6 लोग बैठ गए और उनका एक अनौपचारिक संगठन बन गया, वैसे ही बन गया, बैठे हैं अपनी रुचि के चक्कर में, उनकी योग्यता मतलब कैसे भी उनका एक जो है संगठन बन गया। अब क्या, अब जो अनौपचारिक संगठन होगा उसमें जो उच्च अधिकारी होगा वो आपसे कुछ भी कह सकता है। अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया है तो आपकी भावनाओं को वो बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेगा, वो अपना पद देखेगा, और आपने उनका संबंध आपसे क्या काम के लिए है। इसमें क्या है, इसमें मित्रतापूर्ण मैत्री भाव है, इसमें कैसा, दोस्ती आ रही है इसमें अनौपचारिकता। तो क्या इसमें व्यक्तियों की भावनाओं को, कि मैं ये कुछ बात बोल रहा हूँ ये इसको बुरी ना लग जाए, फिर क्या होगा, दोस्ती टूट जाएगी, ऐसा ही तो होता है। तो इसमें क्या, सामने वाले की भावनाओं को जो है देखा जाता है कि कोई बात इसको बुरी तो नहीं लग रही। औपचारिक संगठन में क्या होता है, जो ऊंचे पद वाला होगा, जिसका पद ऊंचा होगा, वो नीचे जो काम कर रहे हैं उससे कुछ भी बोल देगा, उसे कोई फर्क नहीं है कि किसी को बुरा लगा है नहीं लगा, तुमने काम अच्छे से नहीं किया, तुम्हें 4 बातें सुनने वहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है।
अगला क्या है, जब तक व्यक्ति एक समूह में है तब तक वह संगठन है। 4-5 लोग या और भी ज़्यादा 6-7 लोग एक जगह बैठे हैं तब तक क्या है, ये संगठन है। ये अपने काम पे भग गया, ये अपने पे भग गया, ये अपने पे भग गया। बताओ, वो समूह वो संगठन कहलाएगा? क्यों? वो तो क्षण भर के लिए बना था, कुछ काम के लिए नहीं, वैसे ही बातें वगैरह करने के लिए। वो उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसका बातें पूरी हो गई। अब वो क्या है, लोग अपने अपने घर को चले गए। क्या वो संगठन अब भी रहा? नहीं रहा होगा। क्यों रहेगा वो संगठन? संगठन कब था? जब साथ में बैठे थे, साथ में बातें हो रही थी, जब तक वो संगठन था। अब वो चले गए, कोई संगठन नहीं है। तब तक जब वह व्यक्ति अलग हो जाता है तो संगठन समाप्त हो जाता है। इससे स्थायित्व का भाव रहता है। इसमें किसका भाव रहता है? अनौपचारिक संगठन में स्थायित्व का। दोस्ती रहती है वो पक्की रहती है, स्थायी रहती है। स्थायित्व का भाव अनौपचारिकता में रहता है। औपचारिकता में आप काम ख़त्म कर लो, आपकी दोस्ती वहीं तक, आपका जो साथ है वो जब तक है जब तक आप काम पूरा नहीं कर लेते। फिर आप बाद में क्या उससे मिलोगे? नहीं मिलोगे। दोस्ती हो जाती है तब मिले, पर दोस्ती हो गई तो ये अनौपचारिक में ही आ गया। अनौपचारिक संगठन में कुछ भी लिखित स्वरूप नहीं होता है। 4-5 दोस्त बैठे हैं, अब उसमें कौन लिख के देगा कि मैं आ जाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा, या मुझे खेलना है, कोई खेल खेलना है, या कहीं भी जाना है, तो क्या वो लिख के देंगे? क्या वो लिख के देंगे? कोई एक जने ने बोल दिया कि मुझे कल अपन चलेंगे, वहाँ चलेंगे, क्या कोई लिख के देगा? कोई काम लिख के देते हैं उसमें? नहीं देते। बस उसमें बातें ही होती हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, उसमें बातें ही होती हैं। तो एक ऐसा अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से इसमें कुछ भी इसमें लिखित रूप से इसमें नहीं होता। बल्कि औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक में क्या होता था, जो सारे कार्य हैं उसमें लिखित रूप से कार्य होता था। उसमें सारी जो काम होते हैं वो कैसे लिखित रूप से रहते हैं। नीतियाँ बनती हैं अच्छे तरीके से, तो वो नीतियों के हिसाब से जो कर्मचारी हैं वो कार्य करते हैं। अनौपचारिक संगठन में चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्त लोग बैठे हैं, उनमें चार्ट की काहे की ज़रूरत पड़ गई? चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आपके एग्ज़ाम में अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाए चार्ट की ज़रूरत किस में पड़ती है, और पूछ लिया जाए अनौपचारिक और दूसरा हो अनौपचारिक, थर्ड पे दोनों, या फिर कोई नहीं। अब ज़्यादा दिमाग लगा लिया आपने कि चार्ट की ज़रूरत, अनौपचारिक संगठन तो है, संगठन लिख रहा है, चार्ट की ज़रूरत दोनों में पड़ेगी। या फिर आप अनौपचारिक पे कर दो, औपचारिक पे कर दो। औपचारिक तो क्या है, अनौपचारिक संगठन में चार्ट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उसमें दोस्त वगैरह रहते हैं। कैसे संगठन वो क्यों बना है? दोस्त वगैरह से वो बना है, तो उसमें चार्ट की, न लिखित चीज़ों की कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। न लिखित चीज़ों की, न चार्ट वगैरह की कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या है अगला? अनौपचारिक संगठन में सदस्यों की हैसियत उनकी भूमिका से तय होती है। काय से तय होती है? अनौपचारिक संगठन में जो लोग हैं उनकी हैसियत उनकी भूमिका से तय होती है। जैसे मतलब 10 लोगों का ग्रुप है, संगठन है, जो भी है ग्रुप है, वो बैठा हुआ है। अब
उनकी हैसियत कैसे पता पड़ेगी, वो किस तरीके की भूमिका, व्यवहार वो किस तरीके से अपने आप को वो ऐसे बताते हैं कि मैं भूमिका किस तरीके की, मजाकिया उनकी है या फिर गुस्से वाली है। तो उनकी हैसियत कैसे, उनकी बातों का पता कैसे चल रहा है, जब वो बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इसका व्यवहार कैसा है। और अगर औपचारिक की बात करें, औपचारिक संगठन में सदस्यों की हैसियत कैसे पता करते हैं कि कौन सा श्रमिक है, कौन नीचे वर्ग पे काम कर रहा है, कौन बीच के पद पर, कौन सबसे ऊंचे पद पर कार्य कर रहा है। उनकी हैसियत कैसे उनके काम के द्वारा होती है, उनकी हैसियत कैसे उन वो जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा उनकी हैसियत का पता लगता है। और इसमें क्या होता है, वो किस तरीके की भूमिका, किस तरीके से वो बात वगैरह कर रहे हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। संगठन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको अभी तक ये समझ में अगर नहीं आया हो तो दोबारा क्लास देखिए, लेकिन संगठन को अच्छी तरीके से समझिए। और संगठन से रिलेटेड अगली क्लास में हम क्वेश्चंस कराएंगे, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें कराए जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए।